हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे बी फार्मा 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो 2020 और 21 में पेपर आया था इक्केट्यू के अंदर, इसको सॉल्व। ये आज का पहला वीडियो है 2020 और 21 में जो पेपर आया था इसका। इससे पहले जो 2019-20 वाला पेपर था इसके ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लेना, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बी फार्मा 5th सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, तो आप उसमें जाके चेक कर लेना। ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज ये वाले का पहला वीडियो है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर जो एक क्वेश्चन आया था ये था डिफाइन एंटीहिस्टामिन एजेंट या एंटीहिस्टामिनिक्स एजेंट विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एंटीहिस्टामिनिक्स जो हैं इनका डेफिनेशन लिखेंगे या इनको हम डिफाइन करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट जो होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, जो हिस्टामिन होता है वो जाता है H1 रिसेप्टर पे, ये बाइंड होता है H1 रिसेप्टर से, ये है H1 रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर पे जैसे ही हिस्टामिन बाइंड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ना एलर्जी होती है यहाँ पे, है ना। मतलब सबसे ज्यादा एलर्जी होती है, और भी इसके फंक्शंस होते हैं पर सबसे ज्यादा एलर्जी को याद रखना है हमें कि एलर्जी होती है इसकी वजह से। जैसे ही हिस्टामिन जाके H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इस H1 रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड हो जाएगा हिस्टामिन, ये वाला रिसेप्टर हो जाएगा स्टिमुलेट, और स्टिमुलेशन की वजह से हो जाएगी एलर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंटीहिस्टामिनिक्स अगर हम देंगे, ये हमने एंटीहिस्टामिनिक्स दिए, अगर एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे तो ये क्या करेंगे, ये H1 रिसेप्टर पे जाके खुद बाइंड हो जाएंगे, और जब ये बाइंड हो जाएंगे तो ये हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देंगे, मतलब एलर्जी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिक सा इसका मैकेनिज्म। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके आंसर्स में, आंसर के अंदर क्या दिया हुआ है। तो एंटीहिस्टामिनिक्स एजेंट जो होते हैं ये बेसिकली इनहिबिट कर देते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन के फिजियोलॉजिकल एक्शन को ये इनहिबिट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ब्लॉक करके H1 रिसेप्टर को। जो एंटीहिस्टामिन होता है ये न्यूट्रलाइज कर देता है जितने भी इफेक्ट होते हैं हिस्टामिन के, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन रिसेप्टर को, है ना। तो हिस्टामिन के सारे जितने भी एक्शंस होते हैं या इफेक्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको खत्म कर देता है, या तो इनहिबिट करके इसका प्रोडक्शन यानी हिस्टामिन का प्रोडक्शन नहीं होने देगा बॉडी में। ठीक है, या तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा तो हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देगा, या तो हिस्टामिन को प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा बॉडी के अंदर। एंटीहिस्टामिन जो होते हैं ये यूज कहां पर होते हैं, तो ये बेसिकली तो एलर्जीज जो होती हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, है ना, वो बेसिकली इसी की वजह से ही होते हैं, हिस्टामिन की वजह से ही होते हैं। तो उनको अगर इनहिबिट कराना है तो हम एंटीहिस्टामिन ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें एंटीहिस्टामिन की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विद सुइटेबल एग्जाम्पल, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे डाइफेनहाइड्रामीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, डाइमेनहाइड्रिनेट, सिट्रीजिन बहुत ज्यादा फेमस ड्रग होता है, और एक है लीवोसिट्रीजिन। ठीक है, ये दो के स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर जो है इतना स्ट्रक्चर सेम ही है डाइमेनहाइड्रिनेट का। ठीक है, बस यहाँ पर भी तो CH3 लगा होगा, ये दोनों साइड में CH3, इनका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर H की जगह पे बस D लिया हुआ है, आपको ये याद रखना है ना। ये जो D है ये किसकी जगह पे है, ये वाला जो D है, दोबारा बताती हूँ मैं डिफरेंट कलर से, ये वाला जो D है ये किसकी जगह है, H की जगह लगाया हुआ है ना, बस इतना डिफरेंस होगा। और डाइमेनहाइड्रिनेट जो होता है इसमें एक और भी चीज होती है, और वो चीज क्या है, जैसे आपको दिख रही होगी ये, तो इसके साथ ये वाले स्ट्रक्चर को हम और ऐड करवा देने हैं। मतलब आपको डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर बनाना है जो आपने यहाँ पे बनाया है, बस H की जगह आपको D लगा देना है और ये वाला स्ट्रक्चर और साथ में बना लेना है। तो ये दो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रेबिप्राजोल। बी क्वेश्चन ये आया था। तो रेबिप्राजोल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। तो रेबिप्राजोल एंटासिड होता है, बस यहाँ पर इतना ही लिख देना, इतना ही काफी है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे जो रेबिप्राजोल होता है ये हाइड्रोजन सोडियम ATPase को कर देता है इनहिबिट, यानी इसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी बोलते हैं, पर वो यहाँ पे आपको देने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रक्चर पूछा है तो बस इतना लिख दो कि एक एंटासिड होता है, और उसके बाद में आपको पूरा ये स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, अब रेबिप्राजोल जो है ना ये यहाँ पे आपको एजोल दिख रहा होगा। अब ये एजोल से ही आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर। एजोल का मतलब क्या हुआ, इमिडाजोल। ठीक है, इमिडाजोल।
देखो ये एजोल लिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखो ये रहा इतना इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है ना। अब इमिडाजोल का स्ट्रक्चर याद रखना सबसे पहले, तुम्हें फिर सारी चीजें याद आ जाएंगी। जैसे इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा देनी है। बेंजीन रिंग लगाने के बाद में हमें यहाँ पे एक एसओ ग्रुप ऐड करवाना है और यहाँ पर ये फिर याद रख लेना। तो ऐसे करके याद रखिएगा, याद हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सी क्वेश्चन आया था, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे तुम डाल देना, उसके बाद में सबसे पहले लिख देना कि एंटी मेटाबोलाइट जो है ये ड्रग किस लिए यूज करे जाते हैं। जैसे जब भी किसी भी ड्रग के बारे में कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले उसका यूज लिखो, किस लिए यूज होता है ये, ठीक है। जैसे रबिप्राजोल में हमने लिखा था कि ये एक एंटासिड होता है, वैसे ही एंटी मेटाबोलाइट में फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। ये आप लिखते हो तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको सब पता है, फर्स्ट लाइन पढ़ के ही उसको आइडिया लग जाना है, ठीक है। अब सेकंड जो लाइन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए जितने भी एंटी मेटाबोलाइट होते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करे जाते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट को हम कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कैंसर के जितने भी सेल्स हैं उनको बनने से कैसे रोक सकते हैं। हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म होता है कि जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस डीएनए के फॉर्मेशन को इनहिबिट करा दो, ठीक है। अब देखो डीएनए बनता किस किस से है, 3 चीजों से बनता है ना। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड चीज जो होती है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड चीज होती है एक शुगर यूनिट, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं ना वो इन नाइट्रोजनस बेस पे काम करते हैं। नाइट्रोजनस बेस अगर आपने पढ़े होंगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन, ठीक, एक होता है पायरिमिडीन। तो ये यहाँ पर आकर मोस्टली जितने भी एंटी कैंसर ड्रग होते हैं ना वो मोस्टली यहीं पर ही काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी प्यूरिन और पायरिमिडीन के जो सिंथेसिस है ना उसको रोक देगा। जैसे प्यूरिन जो होता है इसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पायरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन इनका प्रोडक्शन नहीं होने देगा। जब ये दोनों चीजें बनेंगी ही नहीं तो डीएनए कहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस ही नहीं होने देते ये, इसीलिए प्यूरिन और पायरिमिडीन मिल ही नहीं पाते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर, इसके बाद में ये या तो इनहिबिट कर देते हैं इनकी सिंथेसिस, जैसे मैंने अभी बोला था कि ये इनकी सिंथेसिस नहीं होने देते, और या ये कंपीट करते हैं इनके साथ। मतलब क्या करेंगे, जहां पर भी डीएनए को जरूरत है प्यूरिन ऐड करने की तो ये प्यूरिन ना ऐड होके जो हम ड्रग देते हैं वो ड्रग ऐड हो जाती है ना। और जब ड्रग डीएनए के अंदर ऐड हो जाएगी तो डीएनए बनेगा ही नहीं, क्योंकि ड्रग के साथ थोड़ी ना डीएनए को बनना है, ठीक है। तो या तो ये सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे या कंपीट करते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के साथ में, जब डीएनए और आरएनए में वो दोनों ऐड हो रहे होते हैं, यानी डीएनए और आरएनए जब सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। इसीलिए जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, यानी एक डीएनए से जो दो डीएनए का बनना है वो प्रिवेंट हो जाता है, यानी वो बन नहीं पाता है, रुक जाता है, और उसी की वजह से हो जाती है सेल डेथ। हमें यही तो चाहिए होता है कैंसर में, सेल्स जो हैं जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल्स की, हमें उन सेल्स को मरवाना ही तो है, किल ही तो करवाना है, ठीक है। अब इनके जो मैक्सिमम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो एस फेज के अंदर होते हैं। एस फेज जो है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो एस फेज होती है सिंथेसिस फेज, ठीक है। सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस फेज के अंदर होता है डीएनए का सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस सीधा सा याद रखो, डीएनए सिंथेसिस, तो ये होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन को ट्रांसपोर्टर एंड सिम्पोर्टर, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया हुआ है। को ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ना यही ही 2 तरह के होते हैं, उनमें से एक जो टाइप है, यानी ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं को ट्रांसपोर्टर, उनमें से एक टाइप जो है वो सिम्पोर्टर ही होता है ना। तो बेसिकली सिम्पोर्टर जो होता है वो भी को ट्रांसपोर्टर ही है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम को ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो को ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, को का मतलब है एक साथ,
और ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो जब भी दो स्पीशीज यानी दो ड्रग एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हों उसी को ही हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एक को ट्रांसपोर्टर इज ए कैरियर प्रोटीन दैट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर साइड एट द सेम टाइम। जैसे ये है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से मैं यहां पे ऐसे बनाती हूं, चलिए ये है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से दो ड्रग हैं, एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है। ठीक है, ये दोनों ड्रग जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये क्या हो गया, को ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि दोनों ड्रग एक साथ पार हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में एक दूसरी भी चीज हो सकती है, जैसे सपोज करो एक ड्रग ये है ये और एक दूसरा ड्रग है ये। ठीक है, एक दूसरा ड्रग बना लेते हैं, ये दूसरा ड्रग है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक ड्रग तो अंदर से जा रहा होगा बाहर की तरफ और जो दूसरा ड्रग है वो जा रहा होगा बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, ये दो तरह का होगा, एक तो वो हो गया कि दोनों ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही बाहर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा वो टाइप होता है जिसमें एक जाता है अंदर और दूसरा जाता है बाहर। ये दोनों ही को ट्रांसपोर्ट हैं, क्योंकि दोनों में ही जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं यानी दो अलग अलग ड्रग हैं, ये दोनों एक साथ मूव कर रही हैं मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब यहां पर हम पढ़ेंगे सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। अभी जो मैंने बताया था यहां पर यही ही होता है बेसिकली। सिम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, सिम का मतलब होता है सेम, ठीक है, और पोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो अगर सेम साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, ठीक है, सेम साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा हो सेम टाइम पर, उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। जैसे आप यहां पर देखेंगे एक ड्रग मॉलिक्यूल ये भी अंदर की तरफ जा रहा है और एक ड्रग मॉलिक्यूल ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही टाइम पे मूव हो रहे हैं और दोनों अंदर की तरफ हो रहे हैं, सेम साइड में हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिम्पोर्ट। ठीक, दूसरा जो है वो है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये यहां पर है, तो एंटीपोर्ट में दोनों ड्रग जाएंगे तो एक ही टाइम पर ही आर पार मेम्ब्रेन के, लेकिन एक जाएगा अंदर की तरफ तो दूसरा जाएगा बाहर की तरफ, मतलब ये दोनों डिफरेंट साइड में मूव करते हैं, डिफरेंट साइड में इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज ट्रांसपोर्ट होती हैं अपोजिट साइड में एट द सेम टाइम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ई राइट द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मिथाइल डोपा। तो सबसे पहले मिथाइल डोपा जो है इसका हम पढ़ लेते हैं सिंथेसिस। मिथाइल डोपा जो है ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती है, तो आप चाहें तो यहां पर ऐसे लिख लेना, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो सिंथेसिस है वो क्या है। देखो सबसे पहले जब भी सिंथेसिस पढ़ा करो ना तो स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लिया करो, मतलब सीख लिया करो, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आ गया तो वहां पे आपके लिए ड्रग तैयार रहेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, और इसी की हेल्प से ही अगर ये बनाते हैं, इसका सिंथेसिस याद करते हैं तो बहुत ज्यादा ईजी रहता है। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पर भी अगर आप देख पाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको सबसे पहले ना ये याद रहेगा कि आपको सबसे पहले इतना स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले इतना ही तो बनाओगे, एक साथ सारा कुछ तो बना नहीं लोगे, तो आपको इतना स्ट्रक्चर बनाना है। अगर तो इतना स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर यही ही तो चीज है, देखो ये इतनी यही ही तो चीज है, ये OCH3 ग्रुप है यहाँ पर और ये यहाँ पर OH ग्रुप है ना। तो देखो यहाँ पर एक OH तो एक OH ही ऐड करवा देना है और दूसरे OH की जगह पे यहाँ पे OCH3 लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर क्योंकि ये वाला ग्रुप ऐड करवाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो COCH3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो है ये COCH3 जो है यहाँ पर ये एक तो आ जाएगा, CH3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक CN ऐड हो जाएगा KCN से, क्योंकि हमने रिएक्शन करवाई है, और NH4Cl से करवाई है, इसीलिए एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा NH2। ठीक है, उसके बाद में कैम्फर सल्फोनिक एसिड से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ना समझने वाली चीज है, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा समझना, देखिए यहाँ पर बस ये L आइसोमर बन जाएगा इसी कंपाउंड का। ठीक है, इसी कंपाउंड का ये वाला L आइसोमर है, बस इतना डिफरेंस है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला NH2 ग्रुप जो है ये ऊपर की साइड चला गया है ना, उसके बाद में ये वाला जो CN है ये यहाँ पे आ गया है, तो इतना ही डिफरेंस है, बस CH3 अपनी जगह पर है सेम। इन दोनों में डिफरेंस कर लेना, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, यही बन जाएगा L आइसोमर। उसके बाद जब इसकी H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पर ये जो CN है इस CN की जगह पे ऐड हो जाएगा COOH
और ये बन गया आपका मिथाइल डोपा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूजेस मिथाइल डोपा के, क्योंकि सिंथेसिस के साथ साथ में यूजेस भी दिए हैं। तो ये जो ड्रग है ये यूज होती है किस किस के ट्रीटमेंट में, एक तो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन में इसको यूज करते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है उसमें भी इसको यूज करते हैं, और प्री एक्लैम्सिया में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्लासीफाई क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये एंटी एरिथमिक एजेंट जो होते हैं इनका भी जो ये क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट ही है, आ ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एंटी एरिथमिक एजेंट होते हैं ना, बेसिकली इनकी जो क्लास होती हैं वो 4 होती हैं, जिनको हम ऐसे बोलते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ठीक है, तो ये ऐसे करके ना इनकी 4 क्लासेस होती हैं, और ये जो 4 क्लास हैं ये चारों क्लास किसने दी थी, वॉगम विलियम ने दी थी। ये है ना, ये एंटी एरिथमिक का यही ही होता है क्लासिफिकेशन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये दिया था वॉगम विलियम ने, और हमें लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्लासिफाई करना है क्लास 1 को, केवल और केवल इसको सब क्लासिफाई करना है। इसके अंदर फिर से 3 कैटेगरी होती हैं, जिनको हम फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी बोलते हैं, है ना। तो हमें पूछा गया है इस क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये वाला जो क्लास फर्स्ट की जो ये वाली सब कैटेगरी है ना, इन सब कैटेगरीज को जो क्लासिफाई करा था वो करा था डीसी हॉरिसन ने। ठीक है, तो जो एंटी एरिथमिक की चारों क्लास हैं वो तो दी थी विलियम वॉगम ने या वॉगम विलियम ने, लेकिन जो क्लास 1 है उसको सब क्लासिफाई करा था डीसी हॉरिसन ने। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे लिख के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो डीसी हॉरिसन ने दिया था क्लास 1, अब हमें क्लास 1 पूछा गया है तो हम यही ही क्लासिफिकेशन बताएंगे इनको, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट जो है इनको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। इनकी 3 कैटेगरी है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए जो है इसके अंदर आते हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाइसोपाइरामाइड। फर्स्ट बी के अंदर आते हैं मैक्सिलेटिन, लिडोकेन और फेनिटोइन। फर्स्ट सी के अंदर आते हैं फ्लिकेनामाइड, मोरिसिजिन और प्रोपाफेनोन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल जब भी पूछे जाएं तो आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल पूछा गया है तो क्विनिडीन का स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि ये भी आप काफी जगह पे बनाओगे। तो ये मतलब मैं वैसी वाली चीजें ज्यादा रखती हूँ जो आपको मल्टीपल जगह पे काम आए, आप कहीं और भी यूज कर सके। क्विनिडीन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, एंटी मलेरियल ड्रग भी आप पढ़ोगे वहां पर भी ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ही भाई होता है क्विनिडीन का ही, क्विनिन वो होता है एंटी मलेरियल ड्रग, तो आपको वहां पर वो काम आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वहां पर भी काम आएगा, तो आप इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। और लीडोकेन का तो मैंने जो पिछला वीडियो है 2019-20 वाला जो पेपर सॉल्व करवाया है वहां पर आपको सारे के सारे 5-6 स्ट्रक्चर्स बनवाए थे, उनमें लीडोकेन का भी स्ट्रक्चर था। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर याद कर लेना, ये भी इजी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी क्वेश्चन जो आया था, ये था एनलिस्ट द नेम ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टेड हार्ट फेलुअर। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर में ड्रग यूज होती हैं, यानी CHF में जो ड्रग यूज होती हैं उनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन नहीं लिखवाया है, तो आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, आपको जो भी 2, 4, 5, 6 ड्रग याद आते हैं उनके नाम लिख दो उनकी क्लास के साथ, इतना यहाँ पे सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है। अगर वो सारी ड्रग्स पूछना चाहता है तो वो क्लासिफिकेशन लिखता टर्म, यहाँ पे एनलिस्ट द नेम नहीं लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, ये भी आपको बहुत सारी जगह काम आते हैं, जैसे आपको एंटी एंजाइनल में भी काम आएंगे ये ड्रग याद करने के लिए, आपको एंटी हाइपरटेंसिव में भी याद आएंगे, है ना। तो मतलब काम आएंगे वहां पर भी एंटी हाइपरटेंसिव का जब भी क्लासिफिकेशन लिखोगे तो, और कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर में तो ये होते ही हैं यूज। तो ये वाले ड्रग्स याद कर लो, आपको मल्टीपल जगह पे काम आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है डायूरेटिक, जिसमें फ्यूरोसेमाइड और ब्यूमेनेटाइड होते हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंदर डिगॉक्सिन होता है। एस इनहिबिटर्स के अंदर सारे प्रिल वाले ड्रग होते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको हम एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं, 81st रिसेप्टर ब्लॉकर के नाम से भी। इसके सारे ड्रग के बाद में आता है सर्टेन बीटा ब्लॉकर के हर ड्रग के बाद में आता है लोल, है ना। तो ऐसे करके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और इजी ड्रग हैं, इजीली आपको याद हो जाएंगे, ये कर लीजिएगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये था ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल एंड टेडेलाफिल। देखिए ये वाले जो ड्रग्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
क्योंकि ये सिल्डेनाफिल का जो है ना ये 2019-20 वाले पेपर में भी आपको पूछा गया था और वहां पर भी ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको वहीं से ही याद हो गया होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो। उसके बाद में ये टेडेलाफिल का स्ट्रक्चर आपको और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायाजोलिडीन डायोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जो थायाजोलिडीन डायोन होते हैं ये कौन से ड्रग हैं, किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं ये, ठीक है। तो ये यूज होते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। ये जो ड्रग हैं ये करते क्या हैं, तो ये जो इंसुलिन होता है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं पेरिफेरल टिश्यू के लिए, ठीक है। यानी जो पेरिफेरल टिश्यू हैं वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएं, वो उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये करते क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, ये एगोनिस्ट हैं PPAR गामा के। ये होता है एक रिसेप्टर और जब इस रिसेप्टर पे ये थायाजोलिडीन डायोन ड्रग, इनके ग्लिटाजोन होता है सारे ड्रग के नाम के बाद, तो आप एक दो अगर नाम याद रखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। इसके क्लासिफिकेशन में ग्लिटाजोन हर ड्रग के बाद में ना ग्लिटाजोन ऐड होता है, तो ऐसे करके ये इजीली याद भी हो जाते हैं, है ना। तो याद कर लीजिएगा एक दो ड्रग। तो यहाँ पर ये वाला रिसेप्टर होता है PPAR गामा, इस रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग हो जाते हैं बाइंड। जैसे ही ये ड्रग बाइंड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन को, ठीक है। ये यहाँ पर रिसेप्टर पे बाइंड हुए और इन्होंने जो जीन है उसको कर दिया एक्टिवेट। अब ये जीन क्या करता है, तो देखिए ये जीन बनाता है GLUT4 को और FATP को, ठीक है। ये दो चीजें बनाता है। अब ये दो चीजें क्या करती हैं, तो GLUT4 जो है ना ये तो ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा देता है, जो जैसे कि लिवर हो गया या फिर मसल्स हो गए, है ना, उनके अंदर है ना ये ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा देता है। तो जब ग्लूकोज का इंटेक बढ़ जाएगा इन मसल्स के अंदर तो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज कम हो जाएगा ना, और हमें ब्लड के अंदर ही तो ग्लूकोज का लेवल कम करवाना है, ठीक है। FATP जो है ये क्या करता है, ये फैटी एसिड जितने भी होते हैं उनको उनके मतलब अंदर ले आता है ना, एडिपोसाइड के अंदर, एडिपोसाइड्स के अंदर। तो फैटी एसिड अगर अंदर चले जाएंगे तो ब्लड में फैटी एसिड का अमाउंट भी कम हो जाएगा, है ना। और फैटी एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी की जरूरत होगी तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का डिग्रेडेशन हो जाएगा, वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तभी भी तो ग्लूकोज लेवल कम ही हो जाएगा। तो ये ऐसे करके ये एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक्टिवेट कर देते हैं इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन को, जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को। ये सेंसिटाइज कर देता है पेरिफेरल टिश्यूज को भी इंसुलिन के लिए, ताकि वो अच्छे से सेंसिटाइज हो जाए और अच्छे से जो ग्लूकोज है उसका इंटेक कर लें और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दें ग्लूकागन में, ठीक है। तो डिक्रीज कर देते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज करके ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मसल्स के अंदर किसके थ्रू, GLUT4 के थ्रू, ठीक है। और ये प्रोमोट कर देते हैं लाइपोलाइसिस, इनहिबिट कर देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। तो लाइपोलाइसिस जो है उसको प्रमोट कर देते हैं FATP रिसेप्टर के थ्रू, या सॉरी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला हो गया इनका मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन। ये दोनों ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो आपको है ना स्ट्रक्चर भी याद कर, मतलब सिंथेसिस भी याद करने में दोनों की कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहले देखिए जैसे हम बेंजोकेन जो है इसका हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया बेंजोकेन का स्ट्रक्चर। अब बेंजोकेन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, यहाँ पे देखो इतना स्ट्रक्चर बनवा लो पहले ये, और यहाँ पर ऐड करवा लो CH3, ठीक है। तो मतलब आपको सबसे पहले टोलुइन ले लेना है, और टोलुइन पे आपको सबसे पहले क्या ऐड करवा देना है, तो यहाँ पर देखो सब कभी भी ना हम NH2 ऐड नहीं करवाते। आप जब भी आप ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे या सिंथेसिस पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा NH2 कभी भी डायरेक्टली नहीं ऐड करवाते। अगर ऐड करवाते हैं तो पहले हम NO2 ग्रुप ऐड करवाते हैं, फिर NO2 को NH2 में कन्वर्ट करवाते हैं ना। तो अगर हमें यहाँ पर NH2 ग्रुप चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले NO2 ग्रुप ऐड करवाएंगे, फिर इस NO2 को बाद में NH2 में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये यहाँ पे NO2 ऐड हो गया। अब NO2 ऐड हो गया, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऐड करवा दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो देखो अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए सबसे पहले ये वाला ग्रुप। तो आपको क्या ऐड करवा देना है, यहाँ पर COOH ऐड करवा देना है। ये कैसे ऐड होगा, तो ऑक्सीडेशन करवा दो KMNO4 की प्रेजेंस में।
COOH ग्रुप ऐड हो गया, NO2 की जगह भी यहाँ पे NO2 ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर COOH ऐड हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे C2H5 और चाहिए। तो C2H5 को देखो यहाँ पे ये हमने ले लिया है C2H5, ठीक है, और OH और ले लो, यानी कि इथाइल अल्कोहल ले लो, और ये वाला जो OH है ये इस H के साथ मिलके बना लेगा H2O, ये निकल जाएगा बाहर, और ये वाला जो C2H5 है ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ऐड। अब हमें क्या करवाना है, ये यहाँ पे हुआ है ऐड, है ना, ये हो गया यहाँ पर ऐड। अब हमें क्या करवाना है, अब बस हमारा ये NO2 NH2 में कन्वर्ट होना रह गया है, बाकी हमारा पूरा काम हो गया है। तो अभी इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, रिडक्शन करवा देंगे। तो ये करवा दिया है रिडक्शन, और जो NO2 है वो कन्वर्ट हो गया है अभी NH2 में। तो ये हो गई हमारी सिंथेसिस कंप्लीट। ऐसे करके याद करा करो, इजीली याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हमें करना है नेक्स्ट प्रोकेन का, और अगर आपको बेंजोकेन का याद होगा मतलब आपको प्रोकेन का इजीली याद हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर तो सेम ही है बेंजोकेन का और प्रोकेन का, बस वहां पे क्या लग रहा था, इस ग्रुप की जगह CO के बाद लग रहा था C2H5, ठीक है, यही तो लग रहा था बस। वहां यहाँ पर C2H5 कहां पर है, दो जगह पर यहां पर है, और ये वाला ग्रुप और ऐड करवा देना है बीच में, CH2 और N ये और ऐड करवा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना इसको याद। इसके बाद में चलिए इसका करते हैं हम सिंथेसिस को स्टार्ट। तो देखिए सिंथेसिस आपको कैसे स्टार्ट करनी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। वैसे इसकी सिंथेसिस ना 3 तरीके से होती है, आपके कॉलेज में हो सकता है किसी दूसरे तरीके से कराई हो। मैंने सबसे इजी तरीका जो होता है वो ढूंढा है, बुक में से ही लिया है ये वाला पोर्शन मैंने, ठीक है। तो जो भी 3 सिंथेसिस थी वहां पे ये वाली मेरे को इजी लगी थी, इसलिए मैंने ये वाली ही ले ली है, ठीक है। ये लिख के आना, कोई गलत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुक से उठाई हुई है। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इतना स्ट्रक्चर तो सेम ही बना लेना सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए इतना स्ट्रक्चर है ना, ये बना लेना है आपको सेम। तो ये आपने बना लिया है, यहाँ पर बस लास्ट में क्या ऐड करवा दिया, Cl ऐड करवा दिया है। इसके बाद में आप देखिए आपको बेसिकली चाहिए क्या, अब आपको जो ग्रुप ऐड करवाना है वो आपको क्या चाहिए, इतना ग्रुप चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्रुप चाहिए आपको। तो सीधा सीधा हमने यही ग्रुप यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर बस H लगा देना है आपको, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो ऐड होगा ये वाला ग्रुप। तो यहाँ पर N तक लेके और H और लगा देना साइड में। अब ये वाला H और ये वाला Cl दोनों मिलके बना लेंगे HCl, तो HCl निकल जाएगा बाहर, और ये वाला पूरा ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर ऐड। तो ये हो गया यहाँ पर ऐड, और बन गया आपका प्रोकेन, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाला तरीका, इसी तरीके से ही याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, हो सकता है उनको भी इसकी जरूरत हो। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।